नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। आज अपन एक ज्वलंत मुद्दा है पिछले 8-10 दिन से जो पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पे विरोध किया जा रहा है, जिस एक बहुत अहम मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और वो मुद्दा है यूजीसी के द्वारा एक बिल लाया गया है 2026 के अंदर। इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है कि हायर एजुकेशन है, इस हायर एजुकेशन में किस प्रकार से समावेशन, समानता और न्याय है वो स्थापित किया जा सकता है। किस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी और जो दिव्यांग लोग हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो बिल लेकर आए थे। और उस बिल के जो प्रोविजन हैं उन प्रोविजनों का बड़े स्तर पे विरोध हो रहा है। तो पहली बात तो उस बिल में क्या प्रोविजन है, उनका विरोध क्यों हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उनके ऊपर अपन डिटेल से और बहुत तार्किक ढंग से चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये जो डिबेट है या जो अपना कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन के अंत तक आप जुड़े रहें और आप भी अपनी राय जरूर देना कि आप क्या चाहते हो, इसमें क्या संशोधन होने चाहिए। ये रेगुलेशन का मैं बता देता हूं कि ये आप सबको पता है कि अपनी जो सोसाइटी है इसके अंदर अपना जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे अलग अलग पार्टों के अंदर बटा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है। और उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी सारे प्रोविजन किए गए हैं। उसके बाद भी पार्लियामेंट के द्वारा काफी सारे एक्ट भी लाए गए थे और उसके अंदर बहुत काफी हद तक वो कम भी हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। एक समावेशी समाज है वो अपना स्थापित हो रहा है और उसी क्रम में ये बिल लाया गया। अब इस बिल में क्या खामियां हैं उसके बारे में अपन जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को ये पता होना जरूरी है कि बिल में प्रोविजन क्या किए गए। तो मेरे साथ में है नूतन मैडम। नूतन मैडम जब से बिल आया है तब से इस पूरे बिल को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, इसका बारीकी से इसका एनालिसिस कर रहे हैं एक एक चीज का। तो अपन नूतन मैडम से जानेंगे पहले तो कि मैडम इस बिल में मेन प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूजीसी का जो न्यू रेगुलेशन है ये 13 जनवरी को आया था। उसके बाद ही विवाद बढ़ रहे हैं, बट ये विवाद क्यों बढ़ रहे हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रोविजंस क्या क्या थे, मतलब यूजीसी के क्या क्या न्यू गाइडलाइंस है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो बिल है ये आया है एससी, एसटी, ओबीसी जो भी दिव्यांग है उन स्टूडेंट्स और उन कर्मचारियों के लिए आया है। उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल लाया गया है क्योंकि उनके साथ पहले भी बहुत सारा भेदभाव हुआ है, वो मतलब होते हैं, ठीक है, पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, तो इसलिए बिल लाया गया है। तो इसमें मेन तो उनके ऊपर ये ध्यान दिया गया है, इन एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग लोगों पर ध्यान दिया गया कि इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे कि आप जानते हैं आजकल इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहे हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं भेदभाव उनके साथ हो ही रहा है, चाहे उनके प्रोफेसर करें चाहे एक स्टूडेंट के बीच में हो। तो इसके लिए बिल लाना बहुत ज़रूरी था। एक प्रोविजन तो ये है, दूसरा प्रोविजन ये भी है कि इक्विटी कमेटी बनाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं पहले ऐसी कमेटी का कोई जिक्र था ही नहीं, पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट आज इक्विटी कमेटी बनाई गई है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन इन सब का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, टीचर्स और बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स है उनका भी इनमें रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो कमेटी है यही कंप्लेंट्स वगैरह उन सब पर कार्रवाई करेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स भी बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में ही आप लोग को भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, भले वो ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। आप वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सब माध्यम और ये सब प्रोविजन है इस बिल में। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो समानता को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रोविजन इस बिल में दिए गए हैं। तो सर और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं मैडम का कहना है कि इसमें देखो दो कैटेगरियों को शामिल किया गया है। इसमें स्टूडेंट भी शामिल है और कर्मचारी भी शामिल हैं, तो स्टूडेंट और कर्मचारी दोनों इसमें शामिल होंगे। दूसरी चीज, इसमें 4 कैटेगरी शामिल की इन्होंने, एससी, एसटी, ओबीसी और इसके साथ में दिव्यांग जो अपने भाई बहन है उनको शामिल किया गया है। उसके बाद में इनकी एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी इसके ऊपर डिसीजन लेगी यदि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनको क्या सजा होनी चाहिए। और उसके अंदर किन को शामिल किया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और विमेन्स है उनको इसमें शामिल किया गया है जो इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तीसरी बात मैडम ने ये बताई है कि भाई इसके अंदर जो ये होगा इसके लिए आप शिकायत है वो ऑनलाइन जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हो और अपना नाम है उसको आप रिवील ना करो, ये भी इसमें प्रोविजन किया गया है। आप करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें। यहां तक तो ठीक है। तो क्या मैडम इससे पहले इस तरीके का कोई बिल या कोई इस तरीके का एक्ट नहीं था?
नहीं सर, बिल्कुल था ना। 2012 में ऑलरेडी एक एक्ट था जिसे आप सब लोग जानते हो, SC/ST एक्ट के नाम से। बट उसमें और इस बिल में ये जो हम लोग देखेंगे डिफरेंस है कि उस एक्ट में सिर्फ SC/ST ही शामिल थे, और इसमें हम लोग अगर हम लोग देखें तो SC है, ST है, OBC है, जेंडर माइनॉरिटीज है, फैकल्टी मेंबर्स है, जो कि बहुत नया प्रावधान है। मतलब जो फैकल्टी है, जो वहाँ कर्मचारी है, उनको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ स्टाफ मेंबर्स है, जो ऑनलाइन लर्नर्स है, मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले सर सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, और अभी मल्टी मेंबर बॉडी है। इक्विटी कमेटी बहुत लोगों का मतलब समावेश कमेटी है, ठीक है, जिसमें सबको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और एक और सर डिफरेंस है कि टाइमलाइन नहीं थी पहले। मतलब अगर हम लोग कंप्लेन करें तो उसका प्रावधान, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी हमें मालूम भी नहीं था। बट अभी एक टाइमलाइन दी गई है कि आपको है ना, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना होगा, और 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट बनानी होगी। और अगर कोई अगर मतलब आप समझो कि आपके हक में वो नहीं आया है, ठीक है, और आपको उससे प्रॉब्लम है मतलब इस एक्शन से, तो आप है ना वापस अपील भी कर सकते हो, और वो भी 30 दिन के अंदर। अच्छा, अपील दोनों कर सकते हैं? जैसे जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और जिसने किया है, वो दोनों ही कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर सकते हैं। बट इसमें ये भी है कि आपको अपील 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है। सजा का क्या प्रावधान है इसमें? 7 दिन में क्या क्या मतलब क्या क्या सजा दी जा सकती है इस कमेटी के द्वारा? सर अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका है ना, मतलब आपकी स्कॉलरशिप रद्द हो सकती है, या आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। और अगर यूनिवर्सिटी ये वाले प्रोविजंस ना अपनाए तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनकी डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी भी छीन ली जा सकती है। यूनिवर्सिटी पे भी एक्शन हो सकता है, और जो संबंधित जो स्टूडेंट है या कर्मचारी है उस पे भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल। तो अपन अब जानते हैं मेन जो ज्वलंत मुद्दा है कि इसका ये विवाद उत्पन्न क्यों हो रहा है। भाई एक जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसके अंदर कोई नहीं चाहेगा कि कहीं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद क्यों हो रहा है? विवाद का कारण क्या है इसमें? सर विवाद का सबसे मेन कारण तो ये है कि इसमें जो आप कैटेगरीज उनमें शामिल की है, जो SC है, ST है, OBC है, दिव्यांग है, सर ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि अभी OBC को भी शामिल किया गया है, दिव्यांग को भी शामिल किया गया है। बट इन्होंने सर जनरल कैटेगरी का इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि इनमें जनरल कैटेगरी को क्यों छोड़ा गया है। अगर आप समानता ही प्रदान कर रहे हो तो आप सबको दीजिए ना, इक्वलिटी सबके लिए होनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स इसके लिए विरोध कर रहे हैं। और दूसरा सर ये प्रोविजन उनको गलत लग रहा है कि जो इक्विटी कमेटी है इनमें रिप्रेजेंटेशन सबका है, जैसे कि वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन है इसमें, SC का है, OBC का है, ST का तो है ही है, और दिव्यांग का भी है, तो उसमें भी सर रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी का नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को ये मतलब बहुत गलत बात लग रही है सर। और तीसरा सर ये है इसमें मतलब एक लूपहोल ये भी है सर कि ना, मतलब अगर समझिए अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेन कर रहा है, मतलब किसने गलत आपके लिए कंप्लेन कर दी, और अगर ये साबित भी हो रहा है कि उसने मुझ पर गलत कंप्लेन की है, तो बाद में कार्रवाई उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत गलत बात है। देखो 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए मैडम ने। एक तो ये बताया है कि जो कमेटीज है उस कमेटीज के अंदर कोई भी जनरल कैटेगरी का उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खिलाफ यदि सुनवाई की जा रही है तो उसमें सब समुदाय हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है, विमेन है, दिव्यांगजन है, सबको आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, उस कमेटी में। वहां पे जनरल का एक व्यक्ति है वो भी होना जरूरी है, एक बात। सेकेंड चीज इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपके खिलाफ का मतलब किसी ने केस दर्ज किया है, कंप्लेन दर्ज की है, और कंप्लेन के बाद आप दोषी नहीं पाए जाते हो, जेन्युइनली आप पे ऐसी फाइल्स है, वो कंप्लेन कर दी है, आपके किसी निजी द्वेषता है उसकी वजह से आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, और आप दोषी नहीं पाए जाते हो, तो जिसने कंप्लेन किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये तो बहुत गलत है ना, ये तो एकदम से मतलब न्याय के सिद्धांत के एकदम खिलाफ जा रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा लूप होल है। और तीसरा सबसे बड़ा एक लूप होल और है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने बात की SC, ST, OBC और दिव्यांगजन, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो तो 50% पॉपुलेशन के खिलाफ किया जा रहा है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा किया जा रहा है, उसको तो इसमें शामिल नहीं किया मैडम। जी सर, ये तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो आप वुमेन को कैसे पीछे छोड़ सकते हो, जबकि वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन तो सदियों से चला आ रहा है, और सबसे ज्यादा भी वुमेन के साथ ही होता आ रहा है। तो सर इनमें ये बहुत बड़ी एक खामी है जो हम लेके जा सकते हैं। और सर एक ये भी आप सोचिए ना कि जब SC, ST, OBC के खिलाफ अगर कोई जनरल कैटेगरी से कंप्लेन कर रहा है तो ऑलरेडी मतलब ये आप समझ सकते हो कि भेदभाव तो हो रहा है उनके खिलाफ, इसलिए ये आ रहा है। बट कोई SC, ST आपस में भी तो वो लोग कंप्लेन कहाँ पर करें? ये सबसे बड़ी बात बताइए। एक बात बताओ, इसमें ये प्रोविजन नहीं किया गया यदि कोई OBC का व्यक्ति है वो SC, ST के साथ यदि भेदभाव कर रहा है तो। और दूसरी बात मैं सबसे बड़ी बता देता हूँ, सोसाइटी की बात बता देता हूँ कि SC के अंदर भी सब कैटेगरियां बनी हुई हैं, ST के अंदर भी सब कैटेगरियां बनी हुई हैं।
उसमें जातीय जो आप देखो हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, वो भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उस डिस्क्रिमिनेशन का कोई प्रोविजन किया गया है कि इसमें कोई नहीं किया गया है, क्योंकि देखो ओबीसी का व्यक्ति एससी एसटी के साथ कर सकता है, एससी का आपस में भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको यहाँ पे कोई स्थान नहीं दिया गया है। जबकि देखो ये कानून आज से 20-30 साल पहले बनता तो ठीक है, अभी जो बन रहा है तो अभी यार ये विवादों से तो मुक्त बनना चाहिए ना, इसमें तो कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं रहना चाहिए। ये 21वीं सदी के अंदर अपन आ रखे हैं, तो ये चीज है, इसका यहाँ पे कोई भी इन्होंने प्रोविजन नहीं किया गया है। ये एक सबसे बड़ा लूपहोल है। जो बाकी के आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन का प्रमुख विवाद मैंने बताया था कि उसको ना तो कमेटी के अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, ना इसके अंदर मतलब जो सब कैटेगरी वाला है ये बताया गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यदि आपने झूठी शिकायत दर्ज करा दी और वो झूठी साबित हुई तो जिसने शिकायत दर्ज कराई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे तो बात है, कोई किसी को फंसा देगा। इसमें निजी द्वेषताएं हैं वो काफी देखने को मिल सकती है। देखो इस विवाद का ही विरोध नहीं हो रहा है, इस जो कानून का ही विरोध नहीं हो रहा है। इससे पहले जैसे अपन डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ हो रही है और उसके खिलाफ कानून भी बनकर आया था, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन किसी कानून का दुरुपयोग हो इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को ही हटा दें, अपन दुरुपयोग को रोकना है। जब अपन को पता है कि इसका दुरुपयोग सीधा सीधा इन पॉइंट पे इस स्टेप पे इसका हो सकता है, तो वहां पे उस चीज का समाधान कर दे, उसका क्या प्रोविजन हो सकता है वो चीज वहां पे डाल दे। ये चीज सिंपल सा करना है। तो सरकार को बिना मतलब देखो विवाद खड़ा नहीं करने देना चाहिए, इस चीज का सॉल्यूशन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम आपका इस जो और जो कानून बना है, एक्ट बना है, इसके बारे में आप यदि सुझाव दोगे तो क्या सुझाव होंगे आपके? सर मैं ये कहूँगी कि आप कानून बना रहे हो, अच्छी बात है कि आप इन पॉइंटर्स को लेकर कानून बना रहे हो, आपको पता है समाज में क्या हो रहा है, इसलिए आप एक कानून तो बना रहे हो। बट क्या इस कानून से लोगों की मानसिकता बदल सकती है क्या? मतलब जो इतनी पीढ़ियों से होते आ रहा है, क्या वो अचानक से बंद हो जाएगा? तो मेरा ये सवाल है बहुत बड़ा कि अगर कानून बना है तो उसके साथ सोच भी तो बदलनी चाहिए ना। सामाजिक सोच नहीं बदलेगी तो कानून का क्या फायदा? तो सर आप क्या कहोगे इसके ऊपर? देखो मैडम ने ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत मतलब एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि चलो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसके लिए आपके पास कानून होना चाहिए, लेकिन केवल मैं बता रहा हूँ, हाँ होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, लेकिन केवल कानून के भय से आप किसी के हृदय को परिवर्तन कर सकते हो? हृदय परिवर्तन करने के लिए आपके पास में क्या प्रोविजन है? तो इसके बारे में मैं मेरी तरफ से आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको देखो कानून होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कानून को हटा दो, केवल हृदय परिवर्तन करना है। कोई आदमी मान नहीं ले कि मेरे को हृदय, कई बार अपने कहावत है ना कि लातों का भूत है वो बातों से नहीं मानता है, तो कई बार क्या हृदय परिवर्तन किसी का नाम भी हो तो वो ऐसा थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। लेकिन अपने पास में प्रोविजन क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू एजुकेशन है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। अपन बात बहुत करते हैं कि वैल्यू एजुकेशन, लेकिन इसको प्रॉपर अपने सिलेबस में, मैं तो ये कहूँगा आरबीएसई सीबीएसई उसमें प्रॉपर उसको मेंशन किया जाना चाहिए, प्रॉपर रूप से उसको लागू किया जाना चाहिए। किया जा रहा है अभी भी, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे। आज भी आप बच्चों से पूछिए कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, मूल्य शिक्षा क्या होती है, वो बोलेगा, वो पैसों वाले मूल्य की, उसकी वैल्यू की बात करेगा। तो वैल्यू एजुकेशन है वो प्रॉपर आप डालोगे, और ये चीजें हैं वो आपकी जो मूल्य हैं वो सबसे ज्यादा आप इनकलकेट करने हैं, तो वो किए जाते हैं बचपन से। बचपन में सबसे ज्यादा जो स्कूली एजुकेशन है वहां पे आपको बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, सरकार का मैडम एक स्कीम है अपनी जो मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। मिड डे मील स्कीम केवल और केवल बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना और वहां पे एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ाना ही नहीं है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि सोसाइटी के अंदर कैसे आप समावेशन स्थापित कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहां पे सब बच्चे बैठते हैं, हर जाति धर्म का बच्चा है वो एक साथ बैठ के खाना खाता है। ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपका दूर होता है, वो वैल्यूज वहां पे आपके इनकलकेट होंगी, तो आप आगे तक हायर एजुकेशन तक चीजें हैं उसमें सुधार ला पाते हो। और सबसे बड़ी बात है, अपने भारत का एक काला सच है, जातीय आधार पर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि भारत के अंदर इस जातिवादी मानसिकता को बाहर निकालना है, जाति प्रथा है उसके जो डिस्क्रिमिनेशन इसको दूर करना है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आप अंतर जातीय विवाह है उसको जितना बढ़ाओगे उतना ही इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होगा। इस चीज को आप देख सकते हो, आप अपनी आसपास की सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल देख सकते हो, जहां अंतर जातीय विवाह होंगे वहां पे ये जो जातिवादी मानसिकता है वो दूर हो सकती है।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो लागू कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन को आप इसके अंदर बढ़ा सकते हो। बाकी चीज़ें हैं, देखो मैं कहता हूं कि केवल शिक्षित होना ही नहीं है, आपकी शिक्षा है वो क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। उसके साथ वैल्यू एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और जो अब विवाद चल रहा है, इस विवाद का सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिन जिन पॉइंटों के ऊपर बिंदु, हाँ ये सच बात है कि डिस्क्रिमिनेशन को अपन को दूर करना है, एक समावेशी समाज की स्थापना करनी है। हायर एजुकेशन के अंदर अपन को इक्वलिटी और जो इंक्लूजन है उसको अपन को शामिल करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से अपने समाज में खाइयां और बढ़ जाए। तो इन चीजों का समाधान किया जाना चाहिए। आप लोगों की इस मुद्दे के ऊपर क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हो। और बाकी इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी, सरकार की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जाएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।